CSS की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट मैं कवर करूँगा वो है क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है और इसके अलावा हम मज़ीद ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको जिन सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली मैं वो सब्जेक्ट्स कवर करूँगा। इसके अलावा ऑप्शन सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे और कंपलसरी को भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्रिमिनोलॉजी एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे मैं इसे कवर करने लगा हूँ। देखें, जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जब आप चूज़ करने लगते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि मैं ये सब्जेक्ट क्यों चूज़ करने लगा हूँ। ठीक है ना, आपको पहले रीज़न पता होना चाहिए कि आप ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ने जा रहे हैं या आप इसे क्यों ऑप्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए CSS के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो बातें की जाती हैं कि आपको कोई सब्जेक्ट किस लिए ऑप्ट करना चाहिए, उनमें सबसे पहले कहा जाता है कि आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या होता है, आपका इंटरेस्ट क्या होता है और स्कोरिंग ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो एक तो ये कि बैकग्राउंड के हवाले से जो मिथ है मैं वो क्लियर कर दूं। जस्ट सपोज अब कोई इंजीनियरिंग कर आया है, कोई डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है या और भी किसी फील्ड से है, तो काफ़ी सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें उसका बैकग्राउंड नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, काफ़ी सारे सब्जेक्ट ऐसे भी होंगे जिसके अंदर उनका इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो CSS में हम कोई फिलोसफर बनने नहीं आए, हम कोई प्रोफेसर बनने के लिए आए, हमने इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। और वो क्रैक कैसे होगा? मार्क्स के साथ होगा। 2018 से 18 के जो रिज़ल्ट अभी आपके सामने आए हैं, आप देख सकते हैं कि कितने सारे बच्चों की एलोकेशन नहीं हुई। रीज़न क्या है? लो स्कोरिंग। तो अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे जो कि लो स्कोरिंग है तो डेफिनेटली वो आपको आपकी एलोकेशन के अंदर आपके चांसेस कम कर देगा। ठीक है, तो अगर आप मुझसे पूछें तो आप इंटरेस्ट को जहन में रख सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड एज सच मैटर नहीं करता किसी भी सब्जेक्ट को। ठीक है, और आपने सबसे ज़्यादा जो देखना है कि आप ये देखना है कि आप कितने कम टाइम में किसी सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं और वो आपको कितने अच्छे मार्क्स दे सकता है। क्योंकि एट द एंड आपका गोल ये नहीं है कि कोई सब्जेक्ट आपको कितना अच्छा आता है, आपका गोल ये है कि आपकी एलोकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम क्रिमिनोलॉजी को देखेंगे कि हमें ये क्यों ऑप्ट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो क्रिमिनोलॉजी जिस ग्रुप के अंदर लाया करता है, हम देख लेते हैं कि उसका कंपैरिजन कर लेते हैं इनके साथ। देखें, आपके पास जो सब्जेक्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं वो है आपके पास इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनोलॉजी, मर्केंटाइल लॉ एंड फिलॉसफी। ठीक है, तो ये आपके पास सब्जेक्ट्स यहाँ पे मौजूद है। अब बारी बारी हम देख लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट किसको सूट करता है। देखें, जो इंटरनेशनल लॉ है वो नॉर्मली वो स्टूडेंट्स रखते हैं जो कि IR पर रख रहे होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग है, जो कि एक बहुत बड़ी मिथ भी समझा जाता है कि कोई सब्जेक्ट किसी का ओवरलैपिंग नहीं होता, बस हर किसी के जार्गन्स मुख्तलिफ होते हैं और आपको ये होता है कि आपको रेफरेंसेस मिल जाते हैं अगर किसी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ते हो तो इंटरनेशनल लॉ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, नो डाउट शॉर्ट सिलेबस है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनल लॉ एक ट्रिकी सब्जेक्ट है। अगर आप 2018 का पेपर देखें तो एक UN जो कि एक बहुत छोटा सा टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ का, उसमें से ही 4 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं सेक्शंस के हवाले से पूछा गया है कि वो बहुत ट्रिकी था। इवन के जिनके मास्टर IR था उनको भी उस पेपर को अटेम्प्ट करने में मुश्किल पेश आई है। सेम एज टी 19 का पेपर भी आसान नहीं है। तो इंटरनेशनल लॉ एक ट्रिकी सब्जेक्ट है। अगर जब हम इसको इस तरह देखते हैं कि आपके पास इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स किस तरह हो रही हैं, तो इंटरनेशनल लॉ इस सेंस में भी ट्रिकी बन जाता है। तो एक ये बात हो गई। लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर कोई ऑप्ट करना चाहे तो इट्स अप टू हर और हिम कि वो ज़रूरी से ऑप्ट कर सकता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि ये ट्रिकी है सब्जेक्ट। आप पिछले 2 साल के पेपर उठा के सब्जेक्ट को देख सकते हैं। नंबर 2 क्या है कि जो हमने देखना है कि इसके अंदर, उसके बाद आपके पास लॉ है। लॉ सिर्फ वही लोग रख सकते हैं जिन्होंने LLB की है, और वो भी वो ऑप्ट नहीं करते क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा कोर्स है, जितना आपने LLB में पूरा पढ़ा होता है उतना कोर्स CSS का है। इसके बाद आपके साथ मर्केंटाइल लॉ है, ये वो लोग रख सकते हैं जिनका अकाउंट्स बैकग्राउंड है एंड अगेन कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, जो कि आपका क्या नाम है, पॉल साइंस के जो लोग हैं वो ये सब्जेक्ट रख सकते हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग एक तो नहीं है, दूसरा ये थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, ये आपके पास ये एक ट्रिकी सब्जेक्ट हो सकता है।
उसके बाद मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस है। देखिए 2016 में ये सब्जेक्ट ऐड हुआ था और 2016 का पेपर इसका बहुत आसान आया, लेकिन इस सब्जेक्ट जो नेचर है वो स्कॉलरली सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो अगर कोई इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर किसी ने ऑप्ट किया हुआ है तो वो इस सब्जेक्ट की तरफ जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसे हिस्ट्री का रेफरेंसेस मौजूद होंगे, तो उसके पास एक्स्ट्रा रीडिंग्स और नॉलेज होगा कंपेयर टू वो स्टूडेंट्स जो इसको सिर्फ और अकेले को इसे ऑप्ट करते हैं। तो ये एक स्कॉलरली सब्जेक्ट है, इसके अंदर रीडिंग रिक्वायर्ड है। आप 2017 का, 19 का, 18 का पेपर भी आप देख सकते हैं। ये एक ट्रिकी सब्जेक्ट है, एक स्कॉलरली है और इसके अंदर आपको एक बैलेंस ओपिनियन की ज़रूरत होती है। यानी कि आप इसमें, जिसको हम बोलते हैं कि आप ओपन ग्राउंड आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो इसमें आपको एक बैलेंस अप्रोच करनी होती है क्योंकि ये इस्लामिक सब्जेक्ट है। तो एक तो इसमें ये ड्रॉबैक है। उसके बाद फिलॉसफी है, जिनका बैकग्राउंड है, जिनका इंटरेस्ट है फिलॉसफी में, वो तो रख सकते हैं। अदरवाइज इस सब्जेक्ट को इतनी ज़्यादा रेकमेंड नहीं किया जाता। जब ये 200 मार्क्स का था तब बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऑप्ट करते थे। अब लेकिन कोर्स उतना ही है तकरीबन, लेकिन इसका जो मार्क्स है वो 100 कर दिए गए हैं, तो बहुत कम स्टूडेंट्स की तरफ जाते हैं। और क्योंकि फिलॉसफी सिर्फ आप उसी टाइम ऑप्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड हो, नंबर 2 आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपका इंटरेस्ट है और आपका बैकग्राउंड है तो आप इसके अंदर स्कोर ले सकते हैं। अब आ जाते हैं क्रिमिनोलॉजी पे। कंपेयर कर रहा हूं मैं इसे इजी एंड इंटरेस्टिंग। नंबर 1, देखिए इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सिवाय एक टॉपिक के जो कि डायरेक्टली पेपर में आता भी नहीं है, वो आपके पास है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ क्रिमिनोलॉजी। यानी कि जैसे हम आईआर में थ्योरीज होती हैं, उसी तरीके से क्राइम को स्टडी करने के लिए थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव होते हैं। इस टॉपिक जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक 16, 17, 18 और 19 इनके अंदर डायरेक्टली थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, सिवाय इस टॉपिक के बाकी सारे एक बहुत ही मजेदार किस्म के इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं और बहुत ही इजी हैं। नॉट अ ट्रिकी वन, ये ट्रिकी वन नहीं है। किस तरह नहीं है? क्योंकि जो सिलेबस एफपीएससी ने इसका दिया है क्रिमिनोलॉजी का, उसके अंदर आप ऐसा सिलेबस नहीं है कि उसके अंदर कोई बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग आपको पता है, आप करंट अफेयर में पढ़ते हैं, ठीक है। अब मनी लॉन्ड्रिंग जस्ट सपोज एक टॉपिक है, उसको वो किस तरह मोल्ड कर लेगा, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से दे सकता है, मेजर्स दे सकते हैं, कैसे रोका जा सकता है। तो इसके अंदर जो प्लेइंग ग्राउंड है ना, वो एग्जामिनर के पास ही बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये ट्रिकी नहीं है सब्जेक्ट। शॉर्ट सिलेबस है, मैंने इनके एनालिसिस की हुई है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि 16, 17, 18 और 19 इन चारों सालों के पेपर्स की एनालिसिस करके मैंने क्वेश्चंस निकाले हुए हैं और मजीद क्वेश्चंस भी कुछ हैं। तो ओवरऑल जो है इसके क्वेश्चन 15 से ज़्यादा या 16 से ज़्यादा नहीं बनते अगर आप इनके मतलब सारे पेपर का एनालिसिस करने के बाद। तो ये तो मैंने वो हैं जो पेपर निकाले हैं, जो क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं 4 सालों में, लेकिन आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी मैं ये पूरा कोर्स कवर करूंगा, आपको इसकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कैन ईजिली बी कवर विद इन अ वीक। देखिए अगर आप नॉर्मली एक सीरियस कैंडिडेट जो सीएसएस का होता है वो 6 to 8 आवर स्टडी कर रहा होता है, तो अगर आप इस सब्जेक्ट को 6 to 8 आवर पढ़ते हैं तो आप विद इन अ वीक इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा प्लस होगा कि आप बाकी सब्जेक्ट अगर को आपका टाइम कंज्यूमिंग है तो आप उस पर टाइम दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अटेम्प्ट भी आपके सामने है, जुलाई चल रहा है और फेब में आपने अटेम्प्ट देनी है, तो आपने टाइम को भी सामने रखना है। एवरेज स्कोर इज गुड एज कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट इन द ग्रुप, ठीक है। देखिए एवरेज जो स्कोर है, एवरेज स्कोर ये होता है कि कितने स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं और मिनिमम कौन कितने गेट कर रहा है, तो इसका एवरेज स्कोर बाकी सब्जेक्ट से अच्छा रहा है अब तक। इंटरनेशनल लॉ का स्कोर अप एंड डाउन हुआ है, मर्केंटाइल लॉ का हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का हुआ है, लॉ का हुआ है, मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस का हुआ है। 16 में बहुत अच्छा, 17 में बहुत बुरा। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अब तक अच्छा स्कोरिंग रहा है। रीजन क्या है? इसका सिलेबस इस तरह डिजाइन किया हुआ है कि अगर कोई 7-8 दिन इसको अच्छे तरीके से पढ़ता है तो कोई चीज ऐसी रह नहीं जाती जिसको वो कवर ना कर सके। अब इसके अंदर जो एक चीज इंक्लूड नहीं है वो ऑब्जेक्टिव है। देखें किसी भी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव तैयार करना एक मुश्किल काम है, सीएसएस की किसी भी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव तैयार करना एक मुश्किल काम है। तो अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, 10 to 15 मार्क्स आप वहां से ले सकते हैं, तो यू कैन इजिली स्कोर 70+ इन दिस सब्जेक्ट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम।
तो ये मैंने इनका कंपैरिजन बताया। अब जो मैंने इसका एनालिसिस किया हुआ है पास्ट पेपर्स के साथ, ठीक है, मैं आपको सेक्शन वाइज वो बताने लगा हूँ। जो जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको आपको समझाऊंगा, जो आपको पढ़ाऊंगा मैं सब्जेक्ट्स, इसके अंदर वो वाले शामिल हैं। देखिए 4 सेक्शंस के अंदर इसका क्वेश्चन पेपर आता है। मैं आगे चल के आपको पेपर्स भी दिखाऊंगा। तो सेक्शन 1, 2, 3, 4, तो हर सेक्शन में 2 क्वेश्चंस होते हैं, आपने एक अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 1 है जो इसको डिजाइन किया हुआ है, आगे सिलेबस आपको दिखाता हूं मैं। तो उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जो कुछ पास्ट पेपर में आया हुआ है, वो ये कुछ आपके सामने है। देखिए क्राइम क्या है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट है क्राइम के। क्राइम हो सकता है आपके पास क्या होता है, डेविएंट हो सकता है, इसको हम सिन बोल सकते हैं। और इसके बाद आपके पास विस हो सकता है। क्रिमिनलिटी क्या होता है, क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनलिटी में फ़र्क क्या है, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी क्या है। 2018 के अंदर स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी का क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए कितना एक आसान सा क्वेश्चन है कि डिफाइन क्रिमिनोलॉजी एंड एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ द क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। तो एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सीधा सा। नंबर 2 पे आते हैं कि क्राइम को ही आगे लेके चलेगा इस टॉपिक के अंदर। वो क्राइम आपके पास है, क्राइम की कॉजेज क्या है, और 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। या तो डायरेक्टली पूछेगा आपसे कि व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ क्राइम। नंबर 2 इसको क्राइम एज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमिना के तौर पे पूछ सकता है। तो दोनों का जवाब एक ही होगा। हमने इसमें से थोड़ी सी चीजें डिफर करनी है, वो जब आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो आपको पता लग जाएगा। अब जैसे आईआर के अंदर थ्योरीज होती हैं, उसी तरीके से यहाँ पे क्रिमिनोलॉजी में थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। ये एक इसका थोड़ा सा टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत होगी, अदरवाइज इसका पूरा का पूरा कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान है। तो ये इंशाल्लाह सारी की सारी जितनी थ्योरीज है मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, तो सारी की सारी थ्योरीज मैं आपको कवर करवाऊंगा। फिर देखें क्रिमिनोलॉजी एज ए सब्जेक्ट और क्रिमिनोलॉजी कैसे हिस्ट्री के अंदर इवॉल्व हुआ है, कैसे इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुई है। देखिए पाकिस्तान में तो अभी तक भी क्रिमिनोलॉजी एक बहुत न्यू सब्जेक्ट्स है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज जो क्रिमिनोलॉजी के अंदर डिग्रीज करवा रही हैं, ठीक है। तो किस तरीके से क्रिमिनोलॉजी एज ए सब्जेक्ट ये इवॉल्व हुआ है उसको हम देखेंगे इसके अंदर। नंबर इसका सेक्शन जो 2 है वो जस्टिस सिस्टम के ऊपर है। वो 2 चीजों के ऊपर मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चंस मतलब मेनली आते हैं। एक जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के ऊपर आता है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर आता है। लेकिन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में आपको आइडिया दे देता हूँ अभी, बाकी हम इसको डिटेल के अंदर इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी के सब्जेक्ट में ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। इसके मुख्तलिफ किस्म के मैंने इसको के अराउंड इसे मैं कवर करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, आपको कॉजेज बताऊंगा, फैक्टर बताऊंगा, जुवेनाइल सिस्टम पाकिस्तान बताऊंगा, जुवेनाइल सिस्टम को इंप्रूव करने के तरीके क्या होते हैं, कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि जुवेनाइल सिस्टम और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो किस तरह डिफरेंट है, और प्रोबेशन और पेरोल के अंदर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का आपको इतना बता देता हूँ कि जो 18 ईयर्स से कम जो होते हैं, कहीं 14 कहीं 16 ईयर्स से कम जो यंग वंस होते हैं, जब वो कोई क्राइम कमिट करते हैं तो उनके लिए हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी टर्म इस्तेमाल करते हैं। जुवेनाइल मींस अंडर 14, 16 या जो स्टैंडर्ड लिया जाता है वो अंडर 18 लिया जाता है, ठीक है। डेलिक्वेंसी का वर्ड डेलिक्वेंट से निकला है कि अगर वो कोई लॉ को वायलेशन ऑफ लॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सेक्शन इसी के लिए है और हम इसको डिटेल में देखेंगे। मैं आपको अभी पेपर्स दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कितनी दफा रिपीट हो चुका है। नंबर 3 जो इसका सेक्शन है वो है स्टॉप एंड फ्रिस्क ऑपरेशन। ये शॉर्ट नोट में भी आता है, ये ज्यादातर क्वेश्चन स्टॉप एंड फ्रिस्क ऑपरेशन, सर्च एंड सीजर, अरेस्ट प्रोसीजर। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 10-10 नंबर के शॉर्ट नोट के में आते हैं। और जब आपको शॉर्ट नोट का कोई क्वेश्चन आ जाए तो यूं समझें आप उसे लाजमी अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर आपने उसको 2 और 3 पेजेस के ऊपर अच्छा अटेम्प्ट किया तो यू कैन इजीली गेट 8 मार्क्स। तो 8 प्लस आपके पास 16 हो जाएंगे, जो कि 20 वाले क्वेश्चन के अंदर से 16 लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए भी ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, टेक्निक्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। देखें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ये तो एक ब्रॉडर टॉपिक है ना, इसी के अंदर जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो कि 18 में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इंतहाई आसान है, ठीक है। और इसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंटरव्यूइंग और इंटेरोगेशन टेक्निक्स क्या होती हैं वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है, वो भी हम बड़ी डिटेल के अंदर देखेंगे। उसके बाद है टेक्निक्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, कि हम वो कौन कौन सी टेक्निक हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं
ठीक है। देखें ये क्वेश्चन ऐसे है कि अगर तो ये आपको जेनेरिक वे में आया तो इसके आप बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आप उनको लिख सकते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में आया तो जो पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिसेस हैं टेक्निक्स को लेके इन्वेस्टिगेशन की, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं इसको दोनों एंगल से इस क्वेश्चन को कवर करूंगा। उसके बाद आपके पास सेक्शन नंबर 4 है, जो कि इसमें कुछ मैंने शॉर्ट नोट्स हैं जो आपके पास आते होते हैं पेपर में, मैं आपको अभी दिखाने भी लगा हूं। तो सबसे पहले ये साइबर क्राइम एंड साइबर लॉज इन पाकिस्तान, नॉर्मली क्वेश्चन आता है इन पाकिस्तान, मीडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राइम, यानी कि मीडिया जो क्राइम को रिप्रेजेंट करता है कि वो किस हद तक ठीक है और क्या उसके फायदे हैं और क्या उसके नुकसान हैं। जेंडर एंड क्राइम, यानी कि क्राइम को हम जेंडर के साथ कंपेयर करेंगे। और फिर अर्बनाइजेशन जो एक फिनोमिना है, स्पेशली इन पाकिस्तान, आप देख सकते हैं कि जो भी सेंसस हमारा हुआ उसमें हर सिटीज़ के अंदर अर्बनाइजेशन बढ़ी है। तो अर्बनाइजेशन को हमने लिंक करना है क्राइम के साथ कि क्या अर्बनाइजेशन वाकई ही क्राइम के बढ़ने में एक किरदार अदा कर रहा है कि नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग इन पाकिस्तान आ सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं, क्या इसके स्टेप्स हैं, किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है और इसको रोका कैसे जा सकता है। तो इसको हम हर एंगल से इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन पाकिस्तान, तो जो आपके कोर्ट्स के अंदर हैं वो इसके अंदर नैब है, FIA है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, ठीक है। तो इन तीनों एजेंसीज को हम कवर करेंगे। डायरेक्टली इनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आया हुआ, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो आप इनको एज ए रेफरेंसेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जस्ट सपोज के मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर FIA और नैब का क्या रोल हो सकता है, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। उसके बाद क्राइम है और उसकी टाइप्स हैं। देखिए क्राइम क्या है, क्राइम तो हम पहले सेक्शन में पढ़ लेंगे, उसके बाद उसकी टाइप्स हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम है, वाइट कॉलर क्राइम है, उसके बाद आपके पास पर्सनल क्राइम है, मॉरल क्राइम है, ठीक है। तो ये जितने भी क्राइम हैं इनसे रिलेटेड हम एक डिटेल लेक्चर है उसको हम पढ़ेंगे कि क्राइम उसकी टाइप्स क्या होती हैं। देखिए अब आ जाते हैं हम क्रिमिनोलॉजी के सिलेबस पे, जो कि FPSC की वेबसाइट पे आपको इजीली अवेलेबल है। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है क्राइम, क्रिमिनलिटी एंड क्रिमिनल, मैंने अपने पहले सेक्शन में इसको एक्सप्लेन कर दिया। नंबर 2 के ऊपर है क्रिमिनोलॉजी, स्कोप, उसके बाद क्राइम एज ए सोशल प्रॉब्लम, मैंने आपको बता दिया सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमिना, क्राइम एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह वर्क करता है, और रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर डेवियंस है, सिन है और आपके पास है विस है। उसके बाद क्राइम एंड क्रिमिनल्स हैं, तो ये आपके पास क्राइम्स हैं, कौन कौन से किस तरह क्राइम होते हैं। ओकेजनल क्रिमिनल्स होते हैं, हैबिचुअल होते हैं, प्रोफेशनल हैं, वाइट कॉलर हैं, ऑर्गेनाइज हैं, कॉर्पोरेट क्राइम्स हैं। तो जितने भी क्राइम्स हैं ये मैंने टाइप्स के अंदर आपको बता दिया, मैं इसको पूरे को कवर करने लगा हूँ। पहले सेक्शन में मैंने आपको बता दिया था कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, तो ये आपके पास थेरीज हैं जिनको हमने पढ़ना है, ठीक है। अर्ली एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, क्लासिकल थॉट है, पॉजिटिविस्ट है। उसके बाद पॉजिटिविस्ट जो है वो सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। रीज़न ये है कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो सोशल साइंसेज का एक सब्जेक्ट है और ये सोशियोलॉजी की एक सब ग्रुप की भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि वो साइंटिफिक स्टडी होती है सोसाइटी की, सोसाइटियल बिहेवियर होता है, और ये आपके पास साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम होता है, ठीक है। तो ये उन्हीं का सब ग्रुप है, तो इसलिए यहाँ पे सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन की एक थ्योरी मौजूद है। उसके बाद आपके पास सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, उसके अंदर ये कुछ चीज़ें आएंगी, स्ट्रेन थ्योरी है, सोशल कंट्रोल थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी है, लेबलिंग थ्योरी है, ठीक है। तो इसको हम क्या है, इनको थ्योरीज को बहुत अच्छे तरीके से इनको हम कवर करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि डायरेक्टली थ्योरी का क्वेश्चन अभी तक नहीं आ चुका, लेकिन मैं आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें कवर करवाऊंगा। अब इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ क्राइम हमने यहाँ पे देखना है। तो 18 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि आपके पास जो है इस्लामिक पर्सपेक्टिव के लिहाज से पूछा गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम वहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट भी 18 के पेपर में आ चुका है, तो हम ये भी देखेंगे। उसके बाद आपके पास जैसे कि सेक्शन 2 था मेरा, मैंने आपको बताया कि वो टोटली जुवेनाइल डिलिक्वेंसी के ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी है, ऑफिशियल स्टैट्स यहाँ पे क्या है, स्टेटस और ऑफेंडर, ये एक शॉर्ट नोट है, ये भी आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ पुलिस कैसे हैं, जुवेनाइल कोर्ट्स कैसे काम करती हैं, कैसे प्रोसिक्यूशन का क्या अमल है, प्रोबेशन ऑफिसर्स का क्या है, इसका ट्रायल और सेंटेंस का क्या तरीकाकार होता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारा एक जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम और जुवेनाइल डिलिक्वेंसी के ऊपर है, इसको हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है।
और उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर एक वाज़ेह फ़र्क है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये कुछ है हमारी पुलिस और उसका रोल क्या है, ट्रायल कन्विक्शन कैसे होती है, एजेंसीज किस तरह वर्क करती हैं, जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो कैसे हैं, और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो प्रोसिक्यूटर का और प्रोबेशन और पेरोल ऑफिसर का रोल है वो कैसे है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास 8 सेक्शन है प्यूनिटिव एंड रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स। ठीक है, देखिए ना आप ये तो पाकिस्तान के अंदर कॉन्सेप्ट ऐसे है कि यहाँ पे क्रिमिनल्स जब जेल से अपनी सजा काट के बाहर निकलते हैं तो मजीद और डिलिक्वेंट हो जाते हैं, मजीद बागी हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स होता है। ठीक है, तो उनके रिहेबिलिटेशन कैसे हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट कैसे होती है, तो ये हम सारा का सारा हम देखेंगे इस चीज़ को। अच्छा, मैंने जैसा आपको बताया कि 2 क्वेश्चन हैं, एक आपके पास है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिए कि मैं इन दोनों क्वेश्चन को कवर करूंगा। इंटरव्यू या इंटेरोगेशन मैंने आपको बता दिए, क्वेश्चन आ चुका है। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पर्सनस, ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का टेक्निक का एक हिस्सा है कि किस तरह आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, और गैदर करते वक्त आपने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है कि जब आप किस तरह आप किसी एक पर्सन से जो जिसके ऊपर आप डाउट है तो उससे आप कैसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन 18 में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन ये, और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन, सबको हम अच्छे से देखेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टॉप एंड फ्रिस्क ऑपरेशन, सर्च एंड सीजर, ये दोनों के दोनों शॉर्ट नोट पे में आते हैं। ठीक है, और नंबर 3 पे अरेस्ट प्रोसीजर क्या होते हैं, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मैं कवर करवाऊंगा आपको। देखें, ये आपके पास इंटरनेशनल पुलिसिंग क्रिमिनल जस्टिस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपके पेपर के लिहाज से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर से आपको इंटरपोल कवर करवाऊंगा। यूनिसेफ अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं ये कवर करवा दूंगा। अदरवाइज इनके अंदर से ना कभी क्वेश्चन आया है अब तक, ठीक है, ना आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये एक पुलिसिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की आपके पास है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, इनका एज सच कोई यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इतना रोल नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि मीडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राइम शॉर्ट नोट आता है, बता चुका हूँ, कवर करेंगे इसे हम। ठीक है, मॉडर्न लॉ इन्फोर्समेंट एंड क्राइम प्रिवेंशन। देखें, अब जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप देखिए ना काफ़ी आउटडेटेड मेथड्स यूज़ करती हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखना है कि हमने क्राइम की प्रिवेंशन के लिए हम कौन से लॉ इन्फोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं, मॉडर्न टेक्निक, जिनसे हम ना क्राइम प्रिवेंशन को बेहतर बना सकें। उसके बाद इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग क्या होता है, कम्युनिटी पुलिसिंग किसे कहते हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप किसे बोलते हैं, तो ये आपको रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, इनका आइडिया दूंगा मैं आपको। जेंडर एंड क्राइम आपको बता चुका हूँ, इन अर्बन एंड रूरल एरिया, यहाँ पे हम इसको डिटेल स्टडी करेंगे। क्राइम एंड अर्बनाइजेशन शॉर्ट नोट है। ऑर्गेनाइज क्राइम एंड वाइट कॉलर क्राइम मैं टाइप्स के अंदर बता चुका हूँ कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। अब देखिए इस वाले सेक्शंस के ऊपर आ जाते हैं। देखिए टेररिज्म आप करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर हर जगह पढ़ेंगे, रेडिकलिज्म, वार ऑन टेरर ये आप हर जगह पढ़ेंगे। ठीक है, आप जो है ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज एंड प्रोटेक्शन, चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन हो गया, वुमेन एंड माइनॉरिटी, ये वो वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी पढ़ेंगे। लेकिन इन केस के आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं ये टॉपिक्स भी आपको इनका अच्छा सा आइडिया दे दूंगा। मनी लॉन्ड्रिंग क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, साइबर क्राइम पेपर में आ चुका है, एंड रोल ऑफ NABFIA मैं आपको बता चुका हूँ। ये पाकिस्तान के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जिनको हमने कवर करना है।